नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर को मिली दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की सौगात की। बिहार में दलितों के मसीहा बनने को तैयार राहुल गांधी की। मोदी सरकार में कितना हुआ देश का विकास। साथ ही अंत में एक खास मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात, चेनाब रेल ब्रिज का किया उद्घाटन। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक सीएम के राजनीतिक सचिव बर्खास्त। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। पहलगांव में इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला, पाकिस्तान पर भड़के पीएम मोदी। भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक का रास्ता साफ, टेलीकॉम मंत्रालय से मिला लाइसेंस। मोदी को सरेंडर कराने की आदत, बिहार में बोले राहुल गांधी। देश में कोविड मरीज 5,000 के पार, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। लखनऊ में बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख रुपए का था इनाम। सोने की चमक बरकरार, 98,163 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। आरबीआई के फैसलों के बाद बाजार में मजबूती, सेंसेक्स 747 अंक कुचला, निफ्टी 25,000 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। धरती के जन्नत कहलाने वाले जम्मू कश्मीर में पहली बार ट्रेन पहुंचने वाली है। जी हां, 130 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज देश के बाकी हिस्सों से घाटी रेल के जरिए कनेक्ट हो जाएगी। ये मुमकिन हुआ चिनाब ब्रिज की बदौलत। चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। इस ब्रिज की बदौलत अब लोग ट्रेन से कश्मीर की बर्फीली वादियां और खूबसूरती का लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उधमपुर, कटरा, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन आज से शुरू किया। 272 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन को आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें, चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अब इस रेल ब्रिज से वंदे मातरम ट्रेन गुजरेगी। जितना खूबसूरत और खास ये ब्रिज है, उसे बनाने में उतना ही लंबा वक्त लग गया। 22 साल में बनकर तैयार हुआ ये पुल। इंजीनियरिंग का कमाल है। सालों तक अटके रहने के बाद इस ब्रिज को अब पूरा कर लिया गया है। चिनाब नदी पर ब्रिज बनाने का काम इतना मुश्किल था कि घाटी में ट्रेन पहुंचाने में 130 साल का वक्त लगा। आपको बता दें, चिनाब ब्रिज परियोजना को साल 2003 में मंजूरी मिल गई थी। काम भी शुरू हो गया था, लेकिन ब्रिज बनाने में कई चुनौतियां थीं। साल 2009 का निर्माण इसका पूरा होना था, लेकिन तब तक सिर्फ आधारभूत काम ही पूरे हो पाए थे। साल 2017 में 3,200 कर्मचारी और इंजीनियर्स लगाए गए ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। साल 2021 में पुल के आर्क को बनाने का काम शुरू हुआ और पुल पर ट्रैक बिछा ली गई। साल 2024 में ट्रेनों का ट्रायल रन शुरू किया गया और करीब 22 साल बाद आज 6 जून को इस ब्रिज से रेलगाड़ी गुजरेगी। इस पुल की खासियत की बात भी आपको बता देते हैं। 120 साल तक पुल की मजबूती का दावा। पुल में लगाए गए 112 सेंसर। ब्रिज चिनाब नदी पर 1,315 मीटर लंबा, नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना और पेरिस के एफिल टावर से ज़्यादा बड़ा। निर्माण में 28,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। चिनाब ब्रिज को बनाने में खास केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ब्रिज तेज हवाओं और भूकंप का सामना करने में सक्षम। आपको बता दें, चिनाब ब्रिज के शुरू होने से कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा, जो अभी 5 से 6 घंटे था। इसके साथ ही कश्मीर भी देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग के जरिए जुड़ जाएगा। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है।
अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, साथ ही ये ब्रिज अपने आप में एक आकर्षण, टूरिस्ट देखने लायक स्थान बनेगा। चिनाब ब्रिज को या फिर आरजी ब्रिज को ये जम्मू कश्मीर की समृद्धि का जरिया बनेगा। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की आर्थिक तरक्की होगी। साथ ही इससे क्षेत्रीय कारोबारियों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अब सियासी तपिश पूरी तरह से बढ़ चुकी है। सभी दल जोर शोर से रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो वो इस बार बिहार चुनाव को लेकर ज़्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने नेताओं से मिलकर रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी बिहार में अपने खिसके जनाधार को दोबारा से जोड़ने के लिए लगातार सियासी एक्सरसाइज करने में जुटे हैं। वहीं आज राहुल गांधी बिहार में हैं। उनका नालंदा और गया में कार्यक्रम हुआ। आपको बताते चलें, अब राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में और जीनत राम मांझी के दुर्ग कहे जाने वाले गया में सियासी सेंधमारी करने की कवायद करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी नालंदा में नीतीश के कोर वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो गया में माउंटेन्स मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचकर सियासी संदेश देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी ने अपना फोकस बिहार पर केंद्रित कर दिया है। 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां दौरा है। बिहार में कांग्रेस की नज़र दलित, अतिपिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक पर है। राहुल इसी टारगेट को हासिल करने की कवायद में जुटे हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार में दलित का मसीहा बनना चाहते हैं। राहुल गांधी को अब ये बात समझ में आ गई है कि जब तक पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित की राजनीति नहीं करेंगे, तब तक वह फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। इसीलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की पूरी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। बिहार में जाति पर राजनीति होती है, जनता भी जाति देखकर ही वोट देती है। इसीलिए राहुल लगातार जातीय जनगणना की मांग भी उठाते रहे। राहुल गांधी की कोशिश है कि पूरे देश का दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़े। बिहार में इस तरह की राजनीति की उन्होंने संभावना दिखाई है, क्योंकि अभी कई दुष्कर्म की घटनाएं बिहार में घटी जो कि दलितों के साथ हुई, जिसका राहुल गांधी पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आपको बताते चलें, मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म को कांग्रेस पार्टी ने अकेले मुद्दा बनाकर उसकी आवाज उठाई। राहुल ये बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार में दलितों की उपेक्षा हो रही है, प्रताड़ना दी जा रही है, उनका हक नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस का पूरा फोकस बिहार में दलित वोट बैंक पर है। ऐसे में अगर आज यहां उनकी रैली सफल और प्रभावी होती है तो पूरे बिहार में इसका असर जाएगा। यहां पर एक बड़ी रैली करके राहुल पूरे बिहार में मैसेज देना चाहते हैं और बिहार में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस तारीख के साथ एक और अहम पड़ाव भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल, इन 11 सालों में सिर्फ सत्ता नहीं बदली बल्कि देश के विकास की परिभाषा और दिशा दोनों ही बदल गई। इसी सफर को समर्पित एक खास पुस्तिका सामने आई है, जिसका नाम है विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। सरकार द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में 14 अध्यायों के जरिए बताया गया है कि कैसे 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने शासन का नया मॉडल गढ़ा। एक ऐसा मॉडल जो अब दुनिया भर के लिए समावेशी विकास का उदाहरण बन गया है। इस दस्तावेज में देश की आत्मा यानी कि गरीबों के सबसे ऊपर रखा गया है। बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का आधार बन गई हैं। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 12 करोड़ शौचालय निर्माण, मुद्रा योजना, 112 आकांक्षी जिलों में विकास, ये सब उसी नई सोच का हिस्सा है जिसने सिस्टम को सेवा में
बदला है। मोदी सरकार की ये सोच सिर्फ शहरों तक नहीं रुकी, बल्कि ग्रामीण भारत को भी नई दिशा दी। वहीं महिलाएं अब सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं, विकास की अगुवा बन गईं। सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना और महिला नेतृत्व को आगे करने का काम कर रही हैं। वहीं भारत की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की युवा आबादी है। अब सिर्फ रोजगार ढूंढने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली पीढ़ी बन रही है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना सच कर दिया। इन सपनों का एक समग्र विकास मॉडल को जन्म दिया गया। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रही है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक शाम ऐसी आई जहां आरसीबी के जश्न में शामिल होने आए लोग भगदड़ में फंस गए। इतनी भारी भीड़ के बीच कई लोग दब गए, चोटिल हुए और 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की एक और कहानी है जो अगले दिन साफ सफाई करते हुए सामने आई। जी हां, आपको बता दें कि हादसे के बाद करीब 40 सफाई कर्मी स्टेडियम के बाहर फैले जूते और चप्पलें इकट्ठा करने में लगे थे। लगभग 150 बड़े कचरे के बैग भरे गए। इनमें कई जूते खून से लदे यानी खून से सने हुए थे। सबसे ज़्यादा चप्पलें बच्चों की थीं, जो इस हादसे की सच्चाई को और भी गहरा बनाती हैं। ये जूते जो कभी किसी की पहचान थे, अब बस दर्द की गवाही दे रहे हैं। सफाई कर्मियों ने अपनी आंखों से जो देखा उससे उनका दिल टूट गया। उन्होंने बच्चों की छोटी छोटी सैंडलें देखी और सोच में पड़ गए कि अगर ये उनका अपना बच्चा होता तो वो कैसा महसूस करते। वो सब कुछ देखकर इतना बड़ा हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक कहानी बन गया। भगदड़ में दम घुटने से हुई 11 लोगों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन हादसे के बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। सरकार से लेकर बीसीसीआई और आरसीबी तक हर कोई बस एक ही बात कर रहा है कि हमारा रोल नहीं था। बेंगलुरु की सड़कों पर जहां लोग कोहली के कटआउट को माला बनाकर पहन रहे थे, वहीं अस्पताल और मोर्ची में परिवारों की आंखें अपनों को ढूंढ रही थीं। सवाल यह है कि जब स्टेडियम की क्षमता 40,000 की थी तो 3 लाख लोग अंदर कैसे पहुंच गए? जब 2 लाख की भीड़ की उम्मीद थी तो 6 लाख लोग क्यों नहीं रोका गया? माफ करिएगा, 6 लाख लोगों को क्यों नहीं रोका गया? आरसीबी की जीत भले ही ऐतिहासिक हो, लेकिन इस जश्न ने 11 परिवारों की जिंदगी उड़ा दी है। और सबसे बड़ा शर्मनाक सच ये है कि हर कोई इससे अपना पलड़ा झाड़ चुका है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।